मेरे बच्चों, आज जो है एक वीडियो बनाने का प्रयास हम करते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। लास्ट टर्न पे मैंने आपको विद्युत अपघटन के बारे में बताया था। विद्युत अपघटन क्या चीज है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसको मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यदि हम शॉर्ट में यदि मैं कहूँ, कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है, कोई भी विद्युत अपघट्य विलयन है, जैसे सपोज के लिए विद्युत अपघट्य का जो विलयन है, विद्युत अपघट्य का विलयन, जो विद्युत अपघट्य है का जो विलयन है, उसका यदि हम विद्युत धारा के द्वारा, यदि हम उसमें क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें और उसका यदि क्या हो जाए, वो अपघटित हो जाए। जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य के विलयन का अपघटन हो जाए, टूट जाए, वो आयनों में टूट जाए, किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे। जैसे लास्ट में मैंने बताया था, सपोज के लिए ये गलित सोडियम क्लोराइड है, ये सपोज के लिए गलित है, ये गलित सोडियम क्लोराइड है। यदि हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, इसका हम विद्युत अपघटन कर देते हैं, तो विद्युत अपघटन करने पर मैंने आपको बताया था कैथोड पर, कैथोड और एनोड दो चीजें हैं। यहाँ पर हमको कैथोड पर क्या मिला था, सोडियम मिला था कैथोड पर, और एनोड पर जो है क्लोरीन मिली थी हमको। तो ये हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जब हम विद्युत अपघटन कर देते हैं और वह आयनों में टूट जाता है, और आयन जो है विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर जाकर के, माने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड होंगे जिसको हम कहते हैं कैथोड और एनोड। लास्ट में मैंने आपको बताया था, कैथोड और एनोड पर जाकर के वो निराविशित हो जाएंगे, अर्थात अपने चार्ज को खो देंगे। अर्थात वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन होगा, तो अपने चार्ज को खोने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन हमको प्राप्त हो गया। कहने का मतलब है, कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का, विद्युत अपघट्य के विलयन का क्या होना है, विद्युत धारा के द्वारा, माने विद्युत धारा के द्वारा जो आपकी विद्युत है उसके द्वारा क्या होना है, उसको जो है टूटना, उसको तोड़ा जाना है, वही क्या है, विद्युत अपघटन है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसा आपने देखा हुआ, कैथोड पर जो है, कैथोड पर सोडियम जो है एकत्रित और क्लोरीन जो है विमुक्त हुई, कहने का मतलब निकली, बाहर हुई, एक्सपेल हुई। तो ये तो आपका एकत्रित हो गया और ये आपका विमुक्त हो गया। हम इसको ये कह सकते हैं कि जब हमने गलित सोडियम क्लोराइड के विलयन का विद्युत अपघटन किया विद्युत धारा के द्वारा, तो हमने क्या किया, कैथोड पर सोडियम एकत्रित हुआ और एनोड पर क्लोरीन विमुक्त हुई, आउट हुई, कहने का मतलब एक्सपेल। अब ये से कैथोड और एनोड पर पदार्थ की कितनी मात्रा एकत्रित होती है और कितनी मात्रा विमुक्त होती है, आउट होती है, उसका जो अध्ययन किया वो माइकल फैराडे, एक वैज्ञानिक थे, माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने जो है 1833 में इस चीज का अध्ययन किया, माइकल फैराडे महोदय ने, और 1833 में इन्होंने इस विद्युत अपघटन का अध्ययन किया और ये पाया कि कैथोड और एनोड पर विद्युत अपघटन के परिणाम स्वरूप पदार्थों की एकत्रित या विमुक्त मात्रा कितनी होती है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या किए, दो नियम दिए। हम लिखते हैं पहला, वो नियम क्या क्या है। पहला नियम हम लेते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। अब हम लेते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। प्रथम नियम जिसको हम कहते हैं प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम हम ऐसा भी इसको कह सकते हैं। तो प्रथम नियम क्या कहते हैं, वो कहते हैं कोई भी इलेक्ट्रोड है, जैसा आपको बताया अभी, किसी इलेक्ट्रोड पर यदि कोई भी इलेक्ट्रोड है, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर, जो इलेक्ट्रोड होंगे
संचित या जिसको हम कहते हैं एकत्रित अथवा विमुक्त पदार्थों का द्रव्यमान उस विद्युत अपघटनी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है, उन्होंने कहा, फेराडे महोदय ने कहा अपने प्रथम नियम में यह कहा कि जो इलेक्ट्रोड है, अभी बताया जैसे मैंने, इलेक्ट्रोडों पर यदि हम कोई विद्युत अपघटनी विलयन है, उस विद्युत अपघटनी विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर, मतलब हम इसको यूं कह सकते हैं, इलेक्ट्रोडों पर किसी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर संचित, या इसको संचित कहें, एकत्रित कहें, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या विमुक्त पदार्थों का द्रव्यमान विद्युत अपघटनी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। ये कहा उन्होंने कहा कोई विद्युत अपघटनी विलयन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड होंगे उन इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित संचित कितना है या विमुक्त जो पदार्थों का द्रव्यमान है, वह द्रव्यमान विद्युत अपघटनी विलयन में जो विलयन है उस विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के, उसमें कितनी विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, उस विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होगा। यदि हम ये माने कि विमुक्त पदार्थों का द्रव्यमान, एकत्रित पदार्थ है, चाहे विमुक्त पदार्थ का, चाहे विमुक्त कहें या एकत्रित कहें, उसका द्रव्यमान W है, तो फैराडे के प्रथम नियमानुसार W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, अर्थात विद्युत की मात्रा। तो कहने का मतलब है जो द्रव्यमान है वह किसके समानुपाती होगा, विद्युत की मात्रा, कितनी कूलाम की विद्युत धारा हमने वहां पर प्रवाहित की। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, W प्रोपोर्शनल टू Q, या W इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लिखते हैं Z, एक कांस्टेंट आता है Z इंटू Q, जहां पर W क्या है, एकत्रित या विमुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, जो एकत्रित हो रहा है या एक्सपेल हो रहा है उस पदार्थ का द्रव्यमान। Z यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, एक कांस्टेंट है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इसको हम कहते हैं, एंड Q जो है विद्युत की मात्रा। अब आप जानते हैं Q जो आवेश होता है, आवेश को हम Q इक्वल टू, आवेश भी जानते हैं Q इक्वल टू I इंटू टी, माने आवेश बराबर होता है प्रवाहित विद्युत धारा इंटू समय, माने Q की हम I इंटू टी भी लिख सकते हैं, माने विद्युत धारा की मात्रा, कितने एम्पियर की धारा है, कितने सेकंड तक प्रवाहित हो रही, तो Q इक्वल टू IT लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे W इक्वल टू Z इंटू Q की जगह पे हम क्या लिखते हैं, I इंटू टी। तो ये हो गया आपका प्रथम नियम, W इक्वल टू Z। तो हम प्रथम नियम को हम इस प्रकार से गणितीय रूप में ये लिख सकते हैं कि W इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। तो ये हो गया आपका फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, हम द्वितीय नियम को लिख देंगे, तो द्वितीय नियम यदि हमारे पास आएगा तो हम इसको थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करेंगे। अभी के लिए भी इतना ही। अब मैं लेता हूं फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम को लेते हैं हम। फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम, हम दूसरे नियम को ले रहे हैं, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम क्या कहता है
कि सपोज के लिए माना हम जो है कुछ विद्युत अपघट्य लेते हैं। सपोज के लिए एक विद्युत अपघट्य हमारे पास, हम दो विद्युत अपघट्य हैं और उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जैसे सपोज के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर सपोज के लिए हम AgNO3 सॉल्यूशन लेते हैं। AgNO3 का सॉल्यूशन लिया मैंने, AgNO3 सॉल्यूशन, AgNO3 का विलयन। सपोज के लिए इस दूसरे बीकर में मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेता हूँ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें सपोज के लिए हम डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं इस तीसरे वाले में, और इनको हम जो है इस श्रेणी क्रम में जोड़, एक के बाद एक हम इसको जोड़ देते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं। यहाँ हम जो है बैटरी से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, और चाहो तो इसको हम की लगा सकते हैं, और सबसे प्रथम सेल और लास्ट सेल को जोड़ देंगे, और बीच के सेल जो है इस प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे। इनको ये श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं, प्रथम और लास्ट और बीच के सेल जुड़ जाएंगे। तो ये है, तो ये हमने इन दो सॉल्यूशन को, ये विद्युत अपघटनी विलयन है, ये जो है AgNO3 का विलयन है, सोडियम नाइट्रेट का विलयन है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, और ये डाइल्यूट H2SO4, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो फैराडे महोदय कहते हैं कि यदि, यहाँ पे कहते हैं यदि दो शर्तें विभिन्न विभिन्न भिन्न भिन्न कहें या विभिन्न कहें, या भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में, विद्युत अपघट्यों के, इसको हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े कह सकते हैं, श्रेणी क्रम का हो या विभिन्न अपघट्यों के विलयन में, श्रेणी क्रम में जुड़े का हो, या चाहे कहते हैं भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा, यहाँ पे शर्त यह है समान विद्युत धारा, समान विद्युत धारा समान समय के लिए, समान समय के लिए, समान समय के लिए प्रवाहित की जाए। ये नियम कह रहा है कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में, जैसे विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में, भिन्न भिन्न है वो, अलग अलग विद्युत अपघट्य हैं, अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उनके विलयन में समान विद्युत धारा, माने इलेक्ट्रिसिटी समान है, बराबर है, समान विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और समान समय के लिए, नहीं कि किसी में ज्यादा किसी में कम, समान समय के लिए प्रवाहित करते हैं। तो वे कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोडों पर जो इलेक्ट्रोड होंगे, उन इलेक्ट्रोडों पर जो संचित या एकत्रित या विमुक्त पदार्थों का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। यदि ऐसी कंडीशन है कि क्या है, भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा, एक ही प्रकार की विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या जो विमुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम इस नियम को गणितीय रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विभिन्न सपोज के लिए यहाँ पर दो पदार्थ हैं, W1 सपोज के लिए Ag कितना संचित होगा, और कितना जो है दूसरा पदार्थ है हमारा कॉपर, तो ये हो गया आपका W2, माने इनके द्रव्यमान, माने पता है हमें यहाँ पे Ag का द्रव्यमान कितना संचित होगा और कॉपर का द्रव्यमान कितना संचित होगा, यह समानुपाती होगा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती, माने W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये हो गया यहाँ पर जो है W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2, जहां पर W1 अपॉन W2, W1 क्या है, पहले पदार्थ का द्रव्यमान, W2 दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान, E1 पहले पदार्थ का तुल्यांकी भार जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट जिसको हम कहते हैं, और अपॉन दूसरे पदार्थ का तुल्यांकी भार। यदि हम इसको इस पर जो हमने ये सीरीज में जोड़े हुए हैं इस पर लगाएंगे विद्युत अपघट्यों के विलयनों पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ag का द्रव्यमान हम ये कहेंगे
एकत्रित सिल्वर का द्रव्यमान, माने जो एकत्रित सिल्वर हो रहा है, एकत्रित Ag का द्रव्यमान, Ag का द्रव्यमान बटे W2, कहने का मतलब कॉपर, एकत्रित कॉपर का द्रव्यमान, मास ऑफ Cu इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1, माने किसका, Ag का तुल्यांकी भार, Ag का तुल्यांकी भार अपॉन कॉपर का तुल्यांकी भार। तो यदि हम इस फॉर्मूले से हम जो है यहाँ पर हम यदि हम कोई 4 में से 1 2 3 4 में से कोई 3 वैल्यूज हमको दी हो तो हम तीसरे की गणना, चौथी की गणना कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये फैराडे का द्वितीय नियम ये हुआ। अब थोड़ा सा हम इसको जैसे हमने अभी कहा कि यहाँ पर जो है ये W1 और W2, E1 और E2 माने ये बराबर हैं, तो हम इसको यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, इन जनरल इसको हम लिख सकते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू, माने जनरल हम इसको जो कह रहे हैं W प्रोपोर्शनल टू E, ऐसा भी कह सकते हैं। कहने का मतलब इन जनरल, अभी तो दोनों के लिए आया, दो पदार्थों के लिए आया, तो हम यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू E, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट यदि हम लाते हैं, सपोज के लिए एक कांस्टेंट हम यहाँ पे लाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लाता हूं मैं F इंटू E, या E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन F। यहाँ पर हम कर सकते हैं E बराबर W अपॉन F। तो ये हो गया आपका जो तुल्यांकी भार है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे W अपॉन F से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब सपोज के लिए हम जो है यहाँ पर यदि हम इसको E की वैल्यूज को यदि हम जो हमारा या ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर यदि हमारे दो सोल्यूशन इसी के लिए हम लिखते हैं W1 और W2 के लिए, तो यहाँ पर हमारे ये आ सकता है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं W1 के लिए, सपोज के लिए हम यहाँ पर जो Z है, या जैसे मैंने प्रथम नियम के अनुसार कहा था, फॉर्मूला आया था Q इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, यह आया था Q इज इक्वल टू नहीं, हमारा आया था ये W इज इक्वल टू, सॉरी पहला उसमें आया था, हमने पहले नियम में लिखा था W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी लिखा था, ये लिखा था। अब सपोज के लिए हम माने, सपोज के लिए हम दो पदार्थ में लिख रहे हैं, इसको कहने का मतलब Z1 और Z2 के रूप में लिखूंगा, यदि मैं Z1 और Z2, तो Z1 और Z2 का मतलब किसी एक पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक और Z2 किसी दूसरे पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। तो यहाँ पर मैं इसके लिए लिखता हूँ, यदि वैल्यू लिखता हूँ इसके लिए W1 की जगह पर लिखूंगा मैं Z1 इंटू आई इंटू टी, मैंने इसके लिए लिखा मैंने W, फॉर्मूला तो यह है W बराबर Z इंटू आई इंटू टी है। तो मैंने क्या लिखा है इसके लिए, यदि इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 है तो Z1 इंटू आई इंटू टी अपॉन दूसरे के लिए लिखूंगा मैं Z2 इंटू आई इंटू टी, दूसरे के लिए बराबर E1 अपॉन E2, ये हो गया। तो Z1 IT से IT कट गया, कहने का मतलब हमने यहाँ पर गेट किया Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2, ये भी हो गया। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यही बात आ गई, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, E प्रोपोर्शनल टू Z इन जनरल, ये तो क्योंकि E1 Z1 E2 Z2, तो E प्रोपोर्शनल टू Z भी मैं इसको लिख सकता हूँ, E प्रोपोर्शनल टू Z, या E इज इक्वल टू, मैं एक कांस्टेंट हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा रहा हूँ F इंटू Z, तो E इज इक्वल टू F इंटू Z। अब यदि मुझे जो है Z की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर ये हो जाएगा आपका E अपॉन F, तो Z की वैल्यू कितनी होगी, E अपॉन F। तो यदि मैं यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है मुझे जेड की वैल्यू लिखनी है। इसको मैं प्रथम नियम में जा रहा हूँ। प्रथम नियम में जेड की जगह पे मैं अब क्या लिख दूं, ई अपॉन एफ लिख देता हूं। तो हम गेट करेंगे W इज इक्वल टू, जेड की जगह मैं लिखूंगा ई अपॉन एफ एंड ये हो जाएगा आई इंटू टी। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है W इज इक्वल टू ई, तुल्यांकी भार हो गया एफ का मान जो है फैराडे कांस्टेंट का मान जो होता है 96,485 कूलम पर ग्राम भी लिख सकते हैं, या इसको 96,500 हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं इंटू आई इंटू टी। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये है आपका गणितीय रूप हो गया, आपके प्रथम नियम का गणितीय जो फर्स्ट लॉ है उसके गणितीय रूप को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू ई अपॉन 96,500 इंटू आई इंटू टी। अब यदि यहाँ पर हमारे पास जो है क्या हो, आई और टी की वैल्यूज हो, तो हम इसको W कंसिडर यहाँ पर कर सकते हैं। ई माने 1 2 3 4 में से कोई 3 वैल्यूज हो तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर जो है। और यदि यहाँ पर हम इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा देना चाहें तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की हम परिभाषा दे सकते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा ये हो जाएगी कि यदि मैं यहाँ पर I को 1 एम्पियर कर देता हूँ, I 1 एम्पियर और T 1 सेकंड हम कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैंने I का मान 1 एम्पियर हो गया, T का मान 1 सेकंड हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1 1, तो W इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। W इज इक्वल टू जेड कहने का मतलब जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वह क्या है, उस द्रव्यमान के बराबर है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोवैलेंस इक्विवेलेंस है, वह उस द्रव्यमान के बराबर है जब हम क्या करें, किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक क्या करें, प्रवाहित कर रहे हैं, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पर संचित पदार्थ का द्रव्यमान होता है वह उसका क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, इलेक्ट्रोवैलेंस इक्विवेलेंस होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये था आपका फैराडे का द्वितीय नियम। अब हम यहाँ पर एक चीज हम समझेंगे कि सपोज के लिए माने जैसे जो सोडियम क्लोराइड है, आपने देखा होगा गलित सोडियम क्लोराइड, तो गलित सोडियम क्लोराइड के केस में क्या हुआ था कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, गलित सोडियम क्लोराइड है NaCl गलित टाइप का है, और ये इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, विद्युत अपघटन कर दें, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कैथोड पर आपको Na प्लस एंड एनोड पर आपका जो है Cl माइनस प्राप्त होता है। अब ये क्या होंगे, विपरीत इलेक्ट्रोडों पे जाएंगे, या आयन जो है यहाँ पहुंच जाते हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड में पहुंच गए। अब यहाँ पे एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, तो क्या करेगा, क्योंकि ये धनायन है तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर, ये धनायन है, सोडियम धनायन है, तो धनायन कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और हाँ ये कैथोड, और ये क्लोराइड ऋणायन है, निगेटिव आयन है, तो ये एनोड पर जाएगा, धन पोल पे जाएगा, तो कैथोड पर जाएगा। Cl जो है ये Na जो है Na प्लस कहाँ है, कैथोड पर है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन माने इलेक्ट्रॉन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, और इसका परिणाम क्या होगा, ये क्या बना देगा, आपका Na सॉलिड बना देगा, Na सॉलिड। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि सोडियम धनायन का 1 मोल, हम इसको 1 मोल कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का भी 1 मोल कहेंगे हम, ये इलेक्ट्रॉन भी 1 मोल है, और ये क्या हो गया, ये सोडियम सॉलिड है, और ये सोडियम इसका भी 1 मोल है, और ये कितना है यहाँ पर, हम इसको कहेंगे 23 ग्राम, इसका जो क्या है 23 है इसका, तो 23 ग्राम। तो इसका मतलब है कि यदि हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड में सोडियम धनायन में क्या करें, यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें, तो हमको जो है 1 मोल क्या होता है, हमको 1 मोल सोडियम का मिलता है, या हमको 23 ग्राम सोडियम मिलता है। तो यहाँ पर जो है 1 मोल जो इक्विवेलेंट होता है वो 1 फैराडे के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पर यदि हम कहें कि 1 फैराडे के इक्विवेलेंट होता है, तो माने 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन है 1 फैराडे के इक्विवेलेंट है। 1 फैराडे का मतलब हुआ 96,500 कूलम, हम इसमें आवेश प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यदि हमको सोडियम क्लोराइड के विलयन में, अभी हम सोडियम धनायन में क्या हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जुड़ने का मतलब हुआ, इसमें 1 फैराडे क्या हुई,
या 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ और हमको 23 ग्राम क्या मिला, सोडियम मिला। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में जुड़ते हैं उतने ही जो है वहां पर जो है उतने ही फैराडे के इक्विवेलेंट ही होगा। और 1 फैराडे का मतलब 96,500, 2 फैराडे हो गए तो 2 इंटू 96,500। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब सपोज के लिए जो है तो अब क्लोरीन के केस में जो क्लोराइड आयन होगा वो कहाँ पहुंचा, एनोड पर पहुंचा। एनोड पर क्या होगा, Cl माइनस हुआ, ये पहुंचा और ये क्या करेगा, इसके 2 Cl, 2 क्लोराइड आयन जो है ये क्या बना देंगे, Cl2 बना देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एनोड पर क्लोरीन विमुक्त हुई वह, ये भी इसके 2 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं, ये इसका 1 मोल है, क्लोरीन का 1 मोल है। और यहाँ पर कहने का मतलब कितना फैरेड, 2 इंटू एफ, 2 एफ के इक्विवेलेंट बराबर 2 गुणा के 96,500 कूलाम आवेश यहाँ पे देना पड़ा। कहने का मतलब कि क्लोराइड आयन से जो है क्लोरीन का 1 मोल, क्लोरीन का 1 मोल का मतलब क्लोरीन का 1 मोल हो जाएगा आपका 35.5 गुणा गया 2 बराबर 71 ग्राम। 71 ग्राम क्लोरीन को प्राप्त करने, क्लोराइड आयनों 2 मोल क्लोराइड आयन से 71 ग्राम क्लोरीन प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 इंटू 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता है। या इसको मैं शॉर्ट में कहूं, यदि दूसरे शब्दों में कहूं, अब मैं खोल पे आता हूं, सोडियम क्लोराइड, मैं अलग अलग नहीं ले रहा हूं, सोडियम क्लोराइड के मतलब कहने का मतलब NaCl के विलयन में, ये गलित सोडियम क्लोराइड है, इस गलित सोडियम क्लोराइड के विलयन में यदि हम जो है क्या करते हैं 96,500 कूलाम, यदि इस सोडियम क्लोराइड के गलित विलयन में 96,500 कूलाम हम विद्युत धारा क्या करते हैं इसमें प्रवाहित करते हैं, तो हमको कितना 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम सोडियम, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है, तो 1 मोल मतलब 96,500 और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है 2 मोल ले रखे हैं, तो 2 मोल के केस में क्या होगा 71, ये तो क्या है 1 मोल के लिए से 2 इंटू मतलब 2 फैराडे की आवश्यकता पड़ी 1 मोल के लिए, तो 1 फैराडे से कितना होगा आधा मोल। यहाँ पे समझने की बात यह है, ये यहाँ पे तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा था रिडक्शन करने के लिए, तो 1 फैराडे की आवश्यकता पड़ी और हमको 23 ग्राम सोडियम मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मोल प्राप्त करने के लिए 2 फैराडे की आवश्यकता है, 2 गुणा 96,500, तो कहने का मतलब 1 फैराडे से कितना होगा, क्योंकि हम 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो कितना का मतलब होगा 0. यहाँ पर हो जाएगा 0.5 मोल, आधा मोल हो जाएगा, अर्थात इसका कितना हो जाएगा 35.5 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है यदि हम सोडियम क्लोराइड के गलित विलयन में, गलित सोडियम क्लोराइड के विलयन में यदि हम 96,500 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमको जो है कैथोड पर कितनी सोडियम प्राप्त हुई, 23 ग्राम सोडियम हमको कैथोड पर प्राप्त हुई। और कितनी क्लोरीन विमुक्त हुई, एनोड पर हमारी जो है कितने, इसका आधा होगा, कहने का मतलब 35.5 ग्राम, 0.5 मोल, कहने का मतलब 35.5 ग्राम क्लोरीन विमुक्त हुई, ये कहने का मतलब है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कोई भी आयन जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन जितने भी त्यागेगा, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या क्या कहलाएगी, उतनी फैरेड वह विद्युत धारा को क्या करेगा, या तो गेन करेगा, उसमें ग्रहण करेगा, या उसमें क्या करेगा, उसके लिए विमुक्त करने की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में 96,500 कूलाम विद्युत धारा प्रयोग करने पर 23 ग्राम सोडियम और 35.5 ग्राम हमको क्लोरीन प्राप्त होती है। उसी प्रकार से सपोज के लिए कॉपर आयन अपचित हो रहा है, सपोज के लिए जैसे इसको यहाँ पर हम जैसे Cu2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इक्वल टू Cu सॉलिड बना देगा। तो कहने का मतलब इसका 1 मोल है, 1 मोल, और ये भी आपका यहाँ पर जो है हो जाता है कॉपर का जो परमाणु यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका 63.5, कहने का मतलब है भार है जो है 63.5 है कॉपर का। तो यहाँ पर हम कहेंगे 2 फैरेड की आवश्यकता होगी, 2 फैरेड, कहने का मतलब है कि 1 मोल कॉपर आयन को अपचित करने के लिए, 1 मोल कॉपर को अपचित करने के लिए
2 इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 फेरेड विद्युत आवेश अर्थात 2 गुणा गया 96,500 कूलाम विद्युत आवेश की आवश्यकता होगी, तब जाके हमको कितना मिलेगा 63.5 ग्राम क्या मिलेगा कॉपर मिलेगा। या दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं 63.5 ग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए 2 गुणा गया 96,500 कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से जितने भी इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं उनको उतने फेरेड हम मान लेते हैं और इस प्रकार से हम उसकी गणना कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वीडियो इनफ है। थैंक यू।